लास्ट क्लास में हमने ये कर्व देख लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये टाइट्रेशन कर्व देखा था ग्लाइसिन का, ठीक है ना। ग्लाइसिन का ये टाइट्रेशन कर्व है, हमने पूरा बात किया था इस चीज़ के ऊपर। अभी हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं इस कर्व के, ठीक है ना, कि इस कर्व से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या हेल्प ये कर्व हमारा क्या हेल्प करता है, ठीक है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स टाइट्रेशन कर्व ऑफ द अमाइनो एसिड हेल्प अस टू डिटरमाइन, इस कर्व से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो पहली चीज़, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द पीकेए ऑफ द आयोनाइजेबल ग्रुप। हम पीकेए निकाल सकते हैं किसी चीज़ का आयोनाइजेबल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप का आप पीकेए निकाल सकते हो। देखो क्या मतलब हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे हमारा क्या था, इस पॉइंट पे हमारा ये चीज़ था, इस पीएच पे अराउंड 5.97 पीएच पे 5.97, वैसे बेसिकली ये एक पूरा रेंज है, ठीक है ना। ये 5.97 से आप 4.97 से लेके 6.97, एक पीछे और एक आगे, एक पूरे रेंज में क्या है, यही है क्या, ये हमारा ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ज्यूटर सॉरी ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म है हमारा, ठीक है, इस रेंज में, ठीक है ना। ये हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमारा ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमारा क्या है, ये चीज़, तो यहाँ से यहाँ जब ग्राफ यहाँ से यहाँ बढ़ा, जब ग्राफ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इसको बोल लेते हैं सी, तो ग्राफ जब बी से सी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ कन्वर्ट हो रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो पूरा सेम ही है, हाँ जी सेम है। तो क्या हुआ ना, NH3 प्लस NH2 में कन्वर्ट हुआ, NH3 प्लस NH2 में कन्वर्ट हुआ कि NH3 ने प्रोटॉन लूज किया, NH3 प्लस ने प्रोटॉन लूज किया, कि मीन्स यहाँ पे डी प्रोटोनेशन हुआ है इस ग्रुप का डी प्रोटोनेशन हुआ है। तो हम उसके लिए क्या बता सकते हैं, तो उसके लिए हम बता सकते हैं पीके वैल्यू, ठीक है ना। उसके लिए हम पीके वैल्यू बता सकते हैं, पता है ना पीके वैल्यू हम डी प्रोटोनेशन के लिए बताते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ में क्या हुआ, इस रीजन में जब हम यहाँ से यहाँ बढ़े, यहाँ से जब यहाँ बढ़े, तो पहली बात करते हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या था, इस पॉइंट पे हमारे पास ये था, इस पॉइंट पे हमारे पास ये चीज़ था, और इस पॉइंट पे क्या मिला हमें, ये मिला। तो क्या चेंज हुआ, यहाँ से जब यहाँ गए तो चेंज क्या हुआ, तो ये चीज़ें तो सेम है, चेंज क्या हुआ ना कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने प्रोटोन डी प्रोटोनेशन कर दिया, उसका प्रोटोन लूज हुआ है, H+ लूज हुआ है, तो डी प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में डी प्रोटोनेशन हुआ किस चीज़ का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और यहाँ से यहाँ जाने में डी प्रोटोनेशन हुआ है किस चीज़ का, NH3 ग्रुप का, ठीक है ना। अमीनो ग्रुप ने डी प्रोटोनेशन किया, तो यहाँ पे जो पीके वैल्यू निकालेंगे हम वो अमीनो ग्रुप का निकलेगा, इधर जो पीके 1 वैल्यू निकालेंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। बेसिकली पीके 1 बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक के लिए, पीके 2 इसको बोल देते हैं, 1 2 हमने ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। पीके ऑफ कार्बोक्सिलिक बोल सकते हो, पीके सी, इसको पीके ए बोल सकते हो अमाइनो एसिड के लिए, वो नेमिंग हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, 1 2 आप दे सकते हो, समझे। तो अब हम जानते हैं कि पीके ए किस पॉइंट को बोलते हैं, हम बोल रहे हैं ये इस पॉइंट को, इस पॉइंट का, ठीक है ना, इस पॉइंट पे बोल रहे हैं पीके वैल्यू 2.34, मीन्स जिस पॉइंट पे हमारा इस ग्राफ में वो पॉइंट जहाँ पे हमारा ये वाला ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर मीन्स ज्यूटर आयनिक फॉर्म और फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म, यही है फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म, कल लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म और फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म इक्वल कंसंट्रेशन में हो, तो उसी उसी वहीं पे हम बोलते हैं पीके ए वैल्यू निकालते हैं, उसी पॉइंट से हम पीके वैल्यू निकालते हैं। तो इस पॉइंट का अराउंड देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH है इतना, और अराउंड पीएच है हमारा 2.34, तो हम इसी को बोल देंगे कि ये हमारा पीके 1 वैल्यू है। और इस पॉइंट का अराउंड देखोगे तो आपका पीएच निकलेगा 9.60, तो हम बोल देंगे पीके 2 हमारा 9.60 है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा ज्यूटर आयनिक फॉर्म, इस पॉइंट पे हमारा ज्यूटर आयनिक फॉर्म और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है, फुल्ली डी प्रोटोनेटेड, देखो यहाँ से सारा प्रोटोन निकल चुका है, इस स्ट्रक्चर से अब कोई प्रोटोन और निकल सकता है क्या, नहीं,
अब कितना निकालोगे प्रोटॉन? एज NH3 का निकाल दिया आपने, इसका भी प्रोटॉन निकाल दिया, तो ये फुल्ली डीप्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर है, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड, डीप्रोटोनेटेड, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड, ये हमारा फुल्ली डीप्रोटोनेटेड। अब क्या निकालोगे इसी स्ट्रक्चर से? अब कौन सा प्रोटॉन निकाल दोगे? हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये फुल्ली प्रोटोनेटेड है, फुल्ली प्रोटोनेटेड मीन्स अब कितना आप प्रोटॉन डालोगे इसमें? एक तो डाल दिया NH+ आ गया, और कितना प्रोटॉन डालोगे? और कहीं डालने की, और कहीं आप H+ जोड़ सकते हो इसी स्ट्रक्चर में? नहीं। तो ये फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म, ये फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, वो सी पॉइंट पे फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ज्यूटायनिक फॉर्म और फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म इक्वल कंसंट्रेशन में है, तो हम बोल देंगे हाँ ये हमारा pK2 वैल्यू आ गया। किस चीज़ के लिए? ऑब्वियस सी बात है, NH3 ग्रुप के लिए। तो हम निकाल सकते हैं pK वैल्यू, किस चीज़ का? pK वैल्यू निकाल सकते हैं हम आयनाइजेबल ग्रुप का, दैट इज कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप। अब दूसरा, रीजन ऑफ बफरिंग पावर, हम बफरिंग पावर का रीजन पता कर सकते हैं कि कौन सा रीजन हमारे ग्राफ में बेस्ट बफरिंग पावर दे सकता है, कौन सा रीजन बफरिंग पावर खराब देगा, किस रीजन में बफरिंग पावर सबसे बकवास मिलेगा। तो आपको बताया था ये रीजन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बफरिंग पावर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस इक्वल कंसंट्रेशन में है दोनों पॉइंट पे। इस पॉइंट में सबसे बकवास मिलेगा, क्यों? इस पॉइंट पे बस आपका ये चीज़ है, इस पॉइंट पे बस आप सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे बस आपका ज्यूटायन आयन है, तो ये सबसे बकवास मिलेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये वाला फॉर्म यहाँ पे फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, यहाँ पे फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, फुल्ली इस पॉइंट पे आपका फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, इस पॉइंट पे आपका ज्यूटर आयनिक फॉर्म है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म। इस पॉइंट पे आपका फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ये पॉइंट फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इस पॉइंट पे फुल्ली सॉरी इस पॉइंट पे आपका ज्यूटर आयनिक फॉर्म है, और इस पॉइंट पे आपका फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो ओनली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, मतलब ओनली का मतलब है बाकी है, मतलब कि ये भी होता है लेकिन बिल्कुल ना बराबर। तो हम मान के चल सकते हैं कि ओनली हमारे पास ये है, इस पॉइंट पे ओनली हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो बफर के तरह तो काम नहीं कर सकता, हमने पढ़ा है बफर क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है बफर क्या होता है तो आप बता सकते हो। और ये दोनों पॉइंट बेस्ट है। बाकी इस रीजन में भी बफर काम करेगा, इस रीजन में भी काम करेगा, बट अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छा ढंग इस पॉइंट से बेटर काम नहीं करेगा। तो ये रीजन भी बफर की तरह काम करेगा और ये रीजन भी बफर की तरह काम करेगा। हमने बताया था कि इस रीजन में किस चीज़ अगर मैं रीजन बता दूँ, रीजन A B C D, तो किस रीजन में किस चीज़ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है? इस रीजन में बात करोगे, इस रीजन में रीजन नंबर A, तो रीजन ए में आपको ये मिलेगा और रीजन में ए में आपको ये भी मिलेगा, बट रीजन ए में आपको ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। रीजन में ये आपको, रीजन ए में ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा, और रीजन बी में ये होगा और ये होगा, बट रीजन बी में ये चीज़ ज़्यादा होगा। रीजन सी में ये होगा और ये होगा, बट रीजन सी में ये चीज़ ज़्यादा होगा। रीजन डी में आपके पास ये भी होगा और ये भी होगा, बट ये चीज़ ज़्यादा होगा। कल के लेक्चर में हमने सब चीज़ की बात किया था, अभी हम जस्ट आगे बढ़ेंगे इसको। तो बफरिंग पावर बता सकते हैं, देर आर टू रीजन ऑफ बफरिंग पावर इन दी अमाइनो एसिड, इन दी अमाइनो एसिड। वन इज सेंटर्ड ऑन 2.34 पे एंड अनदर इज अराउंड 9.60 पे, ठीक है ना। बफरिंग पावर सबसे बेटर अराउंड इसके आसपास थोड़ा बहुत, अच्छा ही काम करेगा, थोड़ा ज़्यादा दूर जाओगे तो बकवास काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। इस रीजन के अराउंड अच्छा काम करेगा बफरिंग पावर, और इस रीजन के अराउंड बफरिंग पावर अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। बट अगर थोड़ा दूर जाने लग जाओगे तो बफरिंग पावर होगी, बफर करेगा, बफर की तरह यूज होगा, बट अच्छा बफर नहीं होगा, ठीक है ना। अराउंड ये रीजन, इस रीजन के अराउंड 2.34 pH के अराउंड, 2.34 pH के अराउंड ये अच्छा बफर की तरह काम करेगा, और 9.60 के अराउंड, ठीक है ना। अब बिल्कुल इधर मत आ जाना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके बफर का बात करने लग गए, तो हाँ बफर के अंदर काम करेगा बट बकवास, ठीक है ना, अच्छा बफर काम नहीं करेगा, बफरिंग पावर अच्छी नहीं होगी। अब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द अमाइनो एसिड एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से आपको इस ग्राफ से आप देखो, और एक चीज़ बता सकते हो, क्या बता सकते हो, डिफरेंट पीएच पे
डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे इलेक्ट्रिक चार्ज बता सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है हमारे जो भी ग्लाइसिन पे, ठीक है ना। ग्राफ अगर ग्लाइसिन का तो ग्लाइसिन पे, अब अगर मैं आपको बोलूँ बताओ पीएच बराबर अराउंड 0, ठीक है ना, तो बताओ क्या चार्ज है ग्लाइसिन मॉलिक्यूल पे। तो अराउंड 0 पे हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। अराउंड 0 पे क्या है, ये चीज़ है। तो कितना चार्ज है, +1 का। अराउंड 0 पे ये चीज़ है तो +1। अगर मैं बोलूँ कि बताओ भाई पीएच इक्वल, हमें पता है 12 पे ख़त्म हो जाती है हमारा ये वाला टाइट्रेशन, 12 पीएच पे ख़त्म हो जाता है। अराउंड 12 पीएच पे हमारे पास चार्ज बताओ, तो आप बता सकते हो अराउंड 12 पीएच पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता है। तो चार्ज कितना हो गया, -1। चार्ज कितना हो गया, -1। अगर मैं बोलूँ तो बताओ पीएच अराउंड 5.97, इसके अराउंड, ठीक है ना, 5.97, 6.97, 4.97, इस रीजन के अराउंड हमारा बताओ चार्ज कितना है। तो आप बोलोगे नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। अब बोले जब बताओ इस रीजन पे, इस पॉइंट पे बताओ कितना चार्ज होगा। एवरेज निकालोगे फिर आप, एवरेज, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी है और ये मॉलिक्यूल भी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो 0 और हाफ, टोटल कितना है, दोनों को मिला के अगर चार्ज देखोगे दोनों मॉलिक्यूल पे मिला के, ये जब 50% ये होगा 50% ये होगा, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे तो 0 है तो चार्ज कितना हो गया, -1। बट आप -1 नहीं बोलोगे, ठीक है ना, माइनस हाफ बोलोगे। क्यों, 50% ये भी तो है, 50% ये है। टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया +1 डिवाइड बाय कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल पे मिला के, 2 मॉलिक्यूल को एक साथ गिन रहे तब इतना चार्ज है। तो तो और एक मॉलिक्यूल पे कितना हुआ, प्लस हाफ का बोलोगे आप, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ठीक है, इसको ऐसे समझो। देखो बताओ इस पॉइंट पे हमारे पास चार्ज कितना था, 0। इस पॉइंट पे चार्ज कितना था, 0। इस पॉइंट पे ये मॉलिक्यूल है, चार्ज 0। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, इस पॉइंट पे ये मॉलिक्यूल है, चार्ज हो गया -1। तो मैंने कल बताया था आपको। तो 0 से -1 हुआ, 0 से -1 हुआ, तो बीच में माइनस हाफ रहा होगा, ठीक है ना, बीच में माइनस हाफ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ के -1 तक गया होगा। उसी तरह यहाँ पे चार्ज कितना है, +1। यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो बीच में कितना रहा होगा, प्लस हाफ रहा होगा, अराउंड इसी बीच में बोलोगे तो एवरेज निकाल के बताएंगे, जो कि हमने आपको इस चीज़ का बताया भी था कल लेक्चर में। तो आप रिलेशनशिप बता सकते हो किस चीज़ में, पीएच का रिलेशनशिप किस चीज़ से, चार्ज, जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है ना, और पीएच से उसको कंपेयर कर सकते हो। द कैरेक्टरिस्टिक पीएच वेयर अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन डायपोलर फॉर्म, ये भी बता सकते हो कि कौन से पीएच पे, किस पीएच पे जो हमारा अमाइनो एसिड है वो डायपोलर फॉर्म में है, डायपोलर फॉर्म, ठीक है। डायपोलर फॉर्म मीन ड्यूटर आयन कि +1 भी है, -1 भी और नेट चार्ज 0 विद नो नेट चार्ज इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच डेजिग्नेटेड एज पीआई से डिनोट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, पीआई। द पीआई ऑफ द ग्लाइसिन विल बी, ग्लाइसिन का पीआई कैसे निकालोगे आप, ग्लाइसिन का पीआई निकालोगे कैसे, हमने ऐसा तो नहीं करना है कि बोल दिया 5.97, बताओगे कैसे। तो ग्लाइसिन का जो पीएच होगा वो निकलेगा कैसे, तो क्या करो, पी के वन प्लस पी के 2, ये जो पी के 2 है, ये जो पी के 1 है, दोनों सम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो देखो 2.34 प्लस 9.60 डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, ये 5.97 ही आएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ बता सकते हैं। तो हमारा जो ये टाइट्रेशन कर्व था उससे हमने पता चला, हाँ हम क्या क्या इस कर्व से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एट पी हम एट पीएच अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से जब पीएच ज़्यादा जाओगे दैट इज नेगेटिवली चार्ज रहेगा। देख लो ना, ये जो हमारा था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यहाँ पे चार्ज कितना था, 0, और इस तरफ नेगेटिव -1। तो इस तरफ चार्ज की क्या है, इस तरफ चार्ज जैसे आइसोइलेक्ट्रिक से आगे बढ़ोगे तो चार्ज माइनस में होने लग जाएगा ना, -1/2 हुआ, फिर -1 हो गया। तो इस रीजन में चार्ज कैसा रहेगा आपका, इस पूरे रीजन में चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और इस पूरे रीजन में चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, यहाँ पे था +1, यहाँ पे हो गया 0,
तो धीरे 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 +1 धीरे धीरे होते होते 0 हुआ होगा। विल मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड pH बिलो pi विल बी पॉजिटिव चार्ज, इट विल, देखो क्या बोल रहा है, अगर इस मॉलिक्यूल को इस रीजन में हमारा जो मॉलिक्यूल है, इस रीजन में हमारा जो मॉलिक्यूल है, इस रीजन में जो मॉलिक्यूल है उस पर चार्ज कैसा है, उस पर चार्ज है नेगेटिव, उस पर चार्ज कैसा है नेगेटिव। अगर उसको आप क्या करते हो ना, उसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, मतलब कि कहीं किसी प्लस माइनस के बीच में रख दोगे उस मॉलिक्यूल को, तो बताओ वो किस तरफ मूव करेगा। मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, मॉलिक्यूल पे चार्ज है नेगेटिव, तो वो किस तरफ मूव करेगा, प्लस की ओर। वही बोला जा रहा है जो नेगेटिवली चार्ज है तुम्हारा पीएच के ऊपर, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो उसको अगर आप रखते हो किसी चीज़ में टुवर्ड्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किसी भी एनोड और कैथोड की तरफ रखोगे तो वो किसके तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी एनोड। वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। हम जानते हैं एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। और अगर पीएच बिलो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम वाला जो पीएच है, इस मॉलिक्यूल को लोगे, ठीक है ना, और इसको रखोगे एनोड और कैथोड के सामने, तो वो किस तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी कैथोड। क्योंकि हम जानते हैं कैथोड हमारा कैसा होता है, कैथोड होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से जो नीचे होंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे वाले पीएच के जो मॉलिक्यूल होंगे, तो वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारे पॉजिटिवली चार्ज, तो वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से जब ऊपर बढ़ोगे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, वो मूव करेगा प्लस की तरफ, मीन्स कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ। एनोड, एनोड होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द pKa वैल्यू ऑफ फ्री अमाइनो एसिड डिपिक्ट ऑन द आयनाइजेबल आर ग्रुप, ठीक है ना। जो pKa वैल्यू है अमाइनो एसिड का, वो डिपेंड्स ऑन द आयनाइजेबल आर ग्रुप, वो आर ग्रुप पर डिपेंड करता है। pKa वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आर ग्रुप पर डिपेंड करता है। इसलिए जो हमने सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने ग्लाइसिन के ऊपर किया, ग्लाइसिन का कर्व पढ़ा हमने, हमने किस चीज़ का कर्व पढ़ा, ग्लाइसिन का। क्यों, ग्लाइसिन का आर ग्रुप क्या है, ग्लाइसिन का आर ग्रुप सिंपल सा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ग्लाइसिन का आर ग्रुप क्या है, सिंपल सा एक हाइड्रोजन, वो आयोनाइजेबल नहीं है, तो हमारा जो कर्व आया वो सिंपल सा आया। बट जो आपका पीके वैल्यू है वो डिपेंड करता है आयोनाइजेबल आर ग्रुप पे। अगर आपका ग्रुप आयोनाइजेबल है, आर ग्रुप आयोनाइजेबल है, तो पीके वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी उस आर ग्रुप पे। अब आगे और एक बात कि जितने भी अमाइनो एसिड है, जितने भी नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, जितने भी नॉन आयन, ठीक है, जितने भी नॉन आयनाइजेबल अमाइनो एसिड है इसमें क्या गलत कर रहा हूँ, जितने भी नॉन आयनाइजेबल अमाइनो एसिड है, तो उनका जो ग्राफ आता है, उनका जो कर्व आता है, वो कर्व आता है आपका ग्लाइसिन के जैसा ही, ठीक है ना, ग्लाइसिन के जैसा ही मिलता जुलता कर्व होता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी ऐसे हैं जो आयनाइजेबल आर ग्रुप है, आयनाइजेबल आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड, उनका जो कर्व आएगा, उनका जो कर्व आएगा वो ग्लाइसिन जैसा नहीं होगा, वो ग्लाइसिन जैसा नहीं होगा, वो थोड़ा अलग होगा। अब बढ़ते हैं आगे। द पोलर इन्वायरमेंट फेवर्स द चार्ज्ड फॉर्म, ये जो पोलर इन्वायरमेंट होता है, जो पोलर, अगर इन्वायरमेंट पोलर मीन्स उसका सॉल्व जिस चीज़ में भी डालो, जो भी सॉल्वेंट है आपका वो पोलर है, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने ज़्यादा फेवर करता है। किस फॉर्म में, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे माइनस चार्ज होगा और अमीनो ग्रुप प्लस चार्ज होगा, ड्यूटेरायनिक फॉर्म, ठीक है ना। जब इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, पोलर, पोलर इन्वायरमेंट में क्या फेवर होता है, चार्ज फॉर्म। पोलर इन्वायरमेंट में कौन सा क्या फेवर होता है, चार्ज फॉर्म। पोलर इन्वायरमेंट है मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो पोलर है, सॉल्वेंट जिसमें भी आप मिला रखे हो, सॉल्वेंट अगर पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में मिला रखे हो, तो आपका चार्ज फॉर्म ज़्यादा फेवर करेगा, चार्ज फॉर्म में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड द नॉन पोलर इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट नॉन पोलर है
वो फेवर करता है अनचार्ज फॉर्म को। अनचार्ज फॉर्म मतलब इस फॉर्म में रहेगा कि COOH रहेगा, ये H प्लस डोनेट नहीं करेगा, और NH2 के फॉर्म में रहेगा, NH3 प्लस नहीं करेगा। ठीक है ना, कब? ये नॉन पोलर इन्वायरमेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा होगा। द अल्फा अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, द अल्फा अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड लूज देयर चार्ज ऑन देयर इनकॉर्पोरेशन इन द पेप्टाइड बॉन्ड। जो क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होता है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होता है तो क्या होता है ना, मान लो दो मॉलिक्यूल कंसीडर करो, क्या CnH3 प्लस ले लो, सॉरी COO माइनस ले लो, चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या लो, हाइड्रोजन। चलो ग्लाइसिन ले लेते हैं, एक ग्लाइसिन लेते हैं, एक एलेनिन ले लेते हैं, और एक मॉलिक्यूल कैसा है हमारे पास, एक है हमारे पास C, और एक मॉलिक्यूल है हमारे पास C, इधर डालो NH3 प्लस, यहाँ पे COO माइनस, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, ये हमारा क्या है, एलेनिन। तो जब बॉन्ड बनाना होगा, जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या होगा ना, तब क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अपना ऑक्सीजन माइनस लूज करेगा, और ये अपना 2 हाइड्रोजन लूज करेगा। इसने अपना 2 हाइड्रोजन लूज किया, 2 H प्लस लूज किया, इसने O माइनस लूज कर दिया, और क्या फॉर्म हो गया, इधर से एक वाटर निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है ना, इधर से H2O निकल गया, और क्या हुआ, अब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन बचा हुआ है इसके पास डबल बॉन्ड से, और पीछे स्ट्रक्चर इसका ये वाला NH3 प्लस। देखो अब क्या हुआ ना, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लूज किया, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन लूज किया, 2 हाइड्रोजन लूज कर दिया, और क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, और एक हाइड्रोजन के पास बचा हुआ है, और इधर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, COO माइनस CH3 है ये, ठीक है। बाकी तो मैंने सेम बनाया, मिला के देख सकते हो। तो इसने ऑक्सीजन लूज किया, इसने 2 हाइड्रोजन लूज किया। अब बताओ कि जो कार्बन, सॉरी, अब बताओ कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, तो अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्या अब ये अमीनो ग्रुप जो यहाँ पे बचा, कोई क्या उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। वही बोला जा रहा है कि जब ये लोग दी अल्फा अमीनो, ठीक है ना, अल्फा अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड लूजेस देयर चार्ज, अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, कब, ऑन देयर इनकॉर्पोरेशन इन दी पेप्टाइड बॉन्ड, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने चार्जेस को लूज कर देते हैं। देयरफॉर वन, देयरफॉर other than nitrogen terminal and carbon terminal residue in the ionizable R group of the amino acid such as histidine, lysine, arginine, सॉरी एक सेकंड थोड़ा लंबा हो गया ये, पहले ही बता देता हूँ। तो अब बताओ, ये जो दो चीज़ें बनी, तो एक तरफ नाइट्रोजन टर्मिनल फ्री है, एक तरफ नाइट्रोजन टर्मिनल है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है आपका कार्बन टर्मिनल, इस तरफ क्या है, कार्बन, इस तरफ नाइट्रोजन, इस तरफ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला टर्मिनल है, इस तरफ नाइट्रोजन वाला टर्मिनल, वही बोला जा रहा है। देयरफॉर अदर देन एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को छोड़ के रेसिड्यूज, ये दोनों तो बचे ही बचे हैं। अब क्या बचा है, एक एन टर्मिनल बचा है, एक सी टर्मिनल बचा है, एक एन टर्मिनल बचा है। द आयोनाइजेबल आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, अब जो आर ग्रुप है, वो तो आर ग्रुप भी तो बचा हुआ है ना, मानते हमने आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं लिया है, अगर मान लो अगर ये आयोनाइजेबल ग्रुप होता, ठीक है ना, अगर ये आयोनाइजेबल ग्रुप होता तब तो यहाँ पे आर अलग होता ना। द आयोनाइजेबल आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड सच एज हिस्टीडीन, हिस्टीडीन इज ए आयोनाइजेबल अमाइनो ग्रुप, इसके पास आर ग्रुप कैसा होता है, हिस्टीडीन के पास जो आर ग्रुप होता है वो आयोनाइजेबल होता है। सेम लाइसिन के पास, आर्जिनिन के पास एस्पार्टेट, ग्लूटेमेट, सिस्टीन और टायरोसिन, इनके पास आर ग्रुप कैसा होता है,
इनके पास आर ग्रुप कैसे होता है, मानते हैं यहाँ पे आर ग्रुप था, इनके पास आर ग्रुप कैसा होता है, आर डैश बोल दो, आर ग्रुप कैसा होता है इन लोगों के पास, कैसा होता है वो आयनाइजेबल, वो आयनाइज हो सकते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस देयर पीके वैल्यू, पीके वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेगा और अपने स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर ये आपका क्या है, अगर ये आपका आयनाइजेबल है तो वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है ये आपका आर ग्रुप, आयनाइजेबल आर ग्रुप, ठीक है। और वो आपकी पीके वैल्यू को भी इन्फ्लुएंस करता है। पीके वैल्यू को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हम बता रहे हैं ना कि जो आयनाइजेबल ग्रुप है तो क्या कर सकते हैं, H प्लस डोनेट कर सकते हैं, H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन हो रहा है ना, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन हो रहा है, और हम पीके वैल्यू किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं, यही तो है पीके वैल्यू, पीके वैल्यू किस चीज़ के लिए निकाला जाता है, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन के लिए। The pKa value of these amino acid in protein will be different than when they are in free form due to influence of their due to the influence of protein. Sorry, एक second. The pK value of these amino acid in protein will be different than when they are in free form. देखो तो मिटा लेता हूँ, तो जाएगा तो देखो एक चीज ध्यान दो दी पीके वैल्यू ऑफ फ्री अमाइनो एसिड डिपेंड ऑन देयर आयनाइजेबल आर ग्रुप। इसका मतलब समझो, देखो एक बार क्या है ना, हम यहाँ जो बोला जा रहा है ना कि फ्री अमाइनो एसिड मीन्स अमाइनो एसिड अभी फ्री फॉर्म में है, अमाइनो एसिड अभी फ्री फॉर्म में मीन्स वो पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक लिंकेज नहीं फॉर्म कर रहे, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, वो मोनोमर के फॉर्म में है, अमाइनो एसिड अभी मोनोमर के फॉर्म में। जो क्या होगा, लेट सपोज एक अमाइनो एसिड लेते हैं CnH3, थोड़ा पतला उसको, यहाँ पे COO माइनस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3 ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है, ठीक है, आयनाइजेबल बोल रखा है ना, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा CH2 होगा, इससे जुड़ा है दूसरा। अब आपको ये पता होगा ये टायरोसिन है, ठीक है ना, आपको ये पता होगा ये टायरोसिन है, इसका ये H आयनाइज हो सकता है। अब ध्यान दो, जब ये फ्री फॉर्म में है ना, मतलब कि बस ये सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ये किसी के साथ लिंकेज होके कोई डायमर मतलब कि कुछ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये अकेला अकेला एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो क्या होगा ना, इसका जो पीके वैल्यू है, इसका जो पीके वैल्यू है वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, वो डिपेंड करेगा आपके इस चीज़ पे भी, जो पीके वैल्यू इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी, आयनाइजेबल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा, ये आर ग्रुप का जो आयनाइजेबल पार्ट है उस पर डिपेंड करेगा, और इस पर डिपेंड करेगा, और इस पर डिपेंड करेगा। वही बोला है द पीके वैल्यू ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड्स ऑन दी आयनाइजेबल आर ग्रुप। इन दोनों पे तो करता ही करता है, इन दोनों पे तो करता ही करता है, और आर ग्रुप पे भी करेगा। तो द पोलर, अब ये तो देख लेता, द अल्फा अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड लूजेस देयर चार्ज ऑन, सॉरी ये चीज़ देखते हैं। अब मानते हैं कि हमने क्या किया, COO NH3 प्लस, यहाँ पे मान लो क्या था, वैलिन लेते हैं हम CH3, कुछ अलग तो लो, हाइड्रोजन, हमने क्या किया ना इसको, अरे ये ऊपर ऑक्सीजन बनेगा नहीं, नीचे बनाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँ, नाइट्रोजन कार्बन COO माइनस, और इधर कोई आर ग्रुप जोड़ दो, CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम बताओ, एक चीज़, इस आर ग्रुप का नाम बताओ ना आप, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। अब बताओ, अब ये जो एक लिंकेज बनाया, मतलब कि दो अमीनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, और कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये देखो, ये वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, किसके बीच में बना है, इस कार्बन के बीच में, ये वाले कार्बन के बीच में, और ये नाइट्रोजन के बीच में, C11O, ये कार्बन और इसका ये नाइट्रोजन, और ये हमारा बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है,
ये बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में तो इन्होंने तो अपना चार्ज लूज कर दिया, ठीक है ना। इस कार्बन ने क्या किया, अपना चार्ज लूज कर दिया। इसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इसके पास नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इन्हें अपना चार्ज लूज कर दिया। जब ये क्या फॉर्म करते हैं, जब ये फॉर्म करते हैं आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। जब पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं वो अपना चार्ज लूज कर रहे हैं, बट अभी भी इसके पास एक टर्मिनल और एक टर्मिनल खाली है। एक टर्मिनल में आपके पास कार्बन ग्रुप खाली है, एक टर्मिनल में आपके पास नाइट्रोजन ग्रुप है। इसके पास प्लस चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो इस मॉलिक्यूल का जो होगा, इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल का पीके में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। आर ग्रुप भी कंट्रीब्यूट करता, अगर आर ग्रुप कैसा होता, आयोनाइजेबल होता तब। अभी आयोनाइजेबल है नहीं, तो मानते हैं हम आर ग्रुप को आयोनाइजेबल कर देते हैं। आर ग्रुप को क्या कर देते हैं, आयोनाइजेबल आर ग्रुप लगाते हैं। एक आर ग्रुप कैसे लगाते हैं, आयोनाइजेबल आर ग्रुप लगाओ, आयोनाइजेबल। चलो लगा देते हैं आयोनाइजेबल मीन्स, चलो यही वाला लगा देते हैं, फिनाइल एलेनिन लगा दो ना, सिंपल सा। सॉरी चलो छोड़ो उसको, यही लगाते हैं, टायरोसिन। अच्छा दिख रहा है यहाँ से OH, ये आयनाइजेबल आर ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है। अब बताओ इसका जो पीके वैल्यू में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा। इस मॉलिक्यूल का पीके वैल्यू में ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, और ये आपका आर ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा, ये आपका आर ग्रुप भी कंट्रीब्यूट करेगा। बट जब ये फ्री फॉर्म में था, जब ये आर ग्रुप फ्री फॉर्म में था, मीन्स अभी ये फ्री फॉर्म में, देखो ऐसे फ्री फॉर्म में है, ठीक है ना, ये फ्री फॉर्म में है। अभी तो ये दो मॉलिक्यूल, दो अमीनो एसिड मिलकर डायमर फॉर्म में है, अभी तो ये मोनोमर फॉर्म में है। तो फ्री फॉर्म में जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, और जो ये इन ये प्रोटीन चेन, मान लो एक लंबी सी प्रोटीन चेन है, और जो प्रोटीन चेन में इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो एक समान नहीं रहेगा। देयरफॉर अदर देन नाइट्रोजन टर्मिनल, एन टर्मिनल के अलावा आपके पास सी टर्मिनल भी है, हाँ मान रहे हैं है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल दोनों है, एन और सी। दी आयनाइजेबल आर ग्रुप भी है ऑफ अमाइनो एसिड सच एज हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सिस्टीन, टायरोसिन, अभी तो हम टायरोसिन ले रखे हैं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस देयर पीके वैल्यू, हाँ ये भी अब पीके वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेगा, बताया ना, ये करेगा इन्फ्लुएंस, ये करेगा, और ये पीके वैल्यू भी करेगा, ठीक है। द पीके वैल्यू ऑफ दिस अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, इस अमाइनो एसिड का जो पीके वैल्यू है प्रोटीन के अंदर, इस अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू प्रोटीन के अंदर, ठीक है ना, will be different than when they are in free form, ठीक है ना। द पीके वैल्यू ऑफ दिस अमाइनो एसिड इन प्रोटीन विल बी डिफरेंट, इस अमाइनो एसिड का जो पीके वैल्यू होगा प्रोटीन के अंदर, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू जब ये फ्री फॉर्म में थे, विल बी डिफरेंट देन व्हेन दे आर इन फ्री फॉर्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है ना। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में आपको सब चीज़ें एक जगह पे छोटी सी जगह में सारी चीज़ें जुड़ के एक साथ रहती होगी, बिल्कुल फोल्ड होके स्ट्रक्चर कंडेंस होके रहता है छोटा सी जगह पे, और फ्रीली मूवेबल नहीं होता कि कहीं पे भी तुम इधर उधर घूम सकते हो। बट बाहर जब ये फ्री फॉर्म में थे, तो इसके पास ये कहीं पे भी लोकोमोशन, ये कहीं पे भी मोशन कर सकते हैं, ये मोबाइल है, बाहर कहीं पे भी ये मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है, ये छोटी सी जगह पे मतलब छोटी सी जगह पे ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दी माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो इसका जो पीके वैल्यू होता है वो कम होता है, पीके वैल्यू कम होता है एज कम्पेयर टू जब ये सिंपल फ्री फॉर्म में था। ग्लाइसिन डज नॉट एक्ट एज बफर, ग्लाइसिन बफर की तरह काम नहीं करता, ठीक है ना। ग्लाइसिन डज नॉट एक्ट एज बफर एट फिजियोलॉजिकल पीएच पे ग्लाइसिन बफर के रूप में काम नहीं करता। फिजियोलॉजिकल पीएच आपको बताया था 7.4 पे ग्लाइसिन बफर के रूप में काम नहीं करता। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हिस्टीडीन इज द ओनली अमाइनो एसिड दैट हैज सिग्निफिकेंट बफरिंग एट न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच पे, पीएच जब न्यूट्रल हो अराउंड 7, ठीक है ना, 7.4 अराउंड न्यूट्रल पीएच पे, न्यूट्रल पीएच के अराउंड जो बफरिंग होता है वो सबसे अच्छा बफरिंग होता है हिस्टीडीन का,
सबसे अच्छा क्या सिर्फ इसी का होता है, वैसे बाकी लोग थोड़ा बहुत शो करते हैं, लेकिन हिस्टीडीन का बफरिंग सबसे अच्छा होता है अराउंड न्यूट्रल पीएच। ऐसे सिग्निफिकेंट बफरिंग, अच्छा बफरिंग होता है इसका। हिस्टीडीन इज दी ओनली अमाइनो एसिड, ठीक है ना, जो अच्छा बफरिंग देता है न्यूट्रल पीएच पे। और ग्लाइसिन जो है वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे बफर के तरह काम नहीं करता। 2 पॉइंट पता चला, ग्लाइसिन फिजियोलॉजिकल पीएच पे मीन 7.4 अराउंड, तो ये बफर के रूप में काम नहीं करता। और हिस्टीडीन सबसे अच्छा बफर, मतलब कि सिग्निफिकेंट बफरिंग पावर देता है, मतलब अच्छा, सबसे अच्छा तो बफरिंग पावर वो इस रेंज, मतलब कि न्यूट्रल पे वो सबसे अच्छा बफर नहीं होता। इसका बफरिंग पावर अराउंड 7.6, इसके अराउंड ये थोड़ा अच्छा बफर होता है। तो कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि हिस्टीडीन जो है वो न्यूट्रल पीएच पे अच्छा बफर की तरह काम करता है, सिग्निफिकेंट बफरिंग पावर दिखाता है न्यूट्रल पीएच पे। और हिस्टीडीन एक अकेला ही है जो न्यूट्रल पीएच पे भी अच्छा खासा अच्छा बफरिंग पावर देता है। All amino acids that do not have an ionizable R group like glycine have similar titration curve। बताया आपको, ऐसे सारे अमाइनो एसिड जिसके पास आर ग्रुप आयनाइजेबल वाले ना हो, जिनके पास आर ग्रुप आयनाइजेबल वाले ना हो। वैसे आयनाइजेबल आर ग्रुप 7 ही होते हैं। 7 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका जो आर ग्रुप है वो आयनाइजेबल है। तो ऐसे अमाइनो एसिड 7 के अलावा जितने भी बच गए, कितने बच गए, 20 में से 7 हटाओ, 13, 13 अमाइनो एसिड का जो कर्व आएगा, 13 अमाइनो एसिड का जो टाइट्रेशन कर्व आएगा वो सिमिलर रहेगा, ग्लाइसिन जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अमाइनो एसिड विद आयनाइजेबल आर ग्रुप, अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप कैसा है, आयनाइजेबल, तो उनका जो कर्व आता है, सच एज हिस्टीडीन और ग्लूटामिक एसिड, ये सब आयोनाइजेबल है, हैव 3 स्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू 3 फंक्शनल ग्रुप्स। उनमें 3 स्टेज होता है। अभी हमने क्या देखा, 2 स्टेज। पहला स्टेज हमारा ये रहा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा स्टेज हमने ये देखा, पहला स्टेज ये था, सॉरी, पहला स्टेज हमारा ये था यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज था, और ये हमारा सेकंड स्टेज था। बट जो हमारा होता है क्या नाम है, जिसमें आपका सॉरी आर ग्रुप आयनाइजेबल होता है, तो वहाँ पे आपका 3 स्टेज देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको 3 स्टेज देखने मिलेगा। पहला स्टेज रहेगा आपके सी ओ एच, जो आपके पास पैरेंट चेन वाला जो सी ओ एच है, ठीक है, जो आपका मेन सी ओ एच ग्रुप है जो सब में कॉमन है, और एक NH3 ग्रुप जो सब में कॉमन था, ठीक है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो वो 2 स्टेज उन दोनों के लिए रहेगा, और एक एक्स्ट्रा स्टेज है वो आर ग्रुप में जो आयनाइजेबल पार्ट है उसके लिए होता है। तो बस हमें अभी इतना देख लेना कि ऐसे कर दिया होता तो हम बता भी दिए थे, ठीक है ना। वैसे हम ज़्यादा जान के क्या करेंगे इस चीज़ में, अभी इतना याद रखो कि जो जिनके पास आर ग्रुप होगा आयनाइजेबल वाला, तो उनके पास 3 स्टेज होगा, उनके टाइट्रेशन कर्व में कितना स्टेज होगा, 3 स्टेज होगा। थर्ड स्टेज किसके लिए होगा, थर्ड स्टेज आएगा हमारे पास किस चीज़ के लिए, जो आयनाइजेबल पार्ट है उसके ऊपर, मीन्स मान लो अगर NH4+ है किस चीज़ में, ये हमारे पास लाइसिन में ऐसा है ना, तो लाइसिन में NH4+ के लिए एक स्टेज रहेगा, तो NH4+ के लिए एक पीके वैल्यू निकलेगी। तो अभी बस हमें इतना सिंपल सा देख लेते हैं, ज़्यादा आगे जाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे। तो पीके वन ऑफ वेलिन दे रखा है, वेलिन का PK1 दे रखा है, एंड PK2 भी दे रखा है। तो बोल रखा है PI निकालो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालो। हम जानते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बराबर PK1 प्लस PK2 कर देना, डिवाइड बाई 2, तो कर दो 2.2 प्लस 9.7 डिवाइड बाई 2, ये निकाल के देख लेना आप, ठीक। अब फिर जो, चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में बात करते हैं हम, ठीक। थैंक यू।